हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस। ठीक है, रस का आप यहाँ पर अर्थ देखें, यहाँ पर साफ उसका अर्थ लिखा है कि जो रस का अर्थ होता है वो होता है आनंद। लेकिन अगर हम इसका रियल या फिर एक्चुअल मीनिंग देखेंगे या फिर अगर हम इसको साधारण बोलचाल की भाषा में बोलें तो हम यही चीज़ पाएंगे कि रस का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है हमारे मन के अंदर उठने वाले भाव। यानी अगर आप मान लीजिए, अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को देखने, सुनने या समझने या पढ़ने के बाद आपके मन में कोई ना कोई एक भाव जरूर उठता है। ठीक है, तो जो देखने, सुनने या समझने के बाद जो भाव उठ रहा है वही आपका रस कहलाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, अगर आप किसी को हंसते हुए देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फेस पे क्या हो जाएगी, स्माइल आ जाएगी। अगर आप किसी को रोते हुए देखेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर किसी की बातों से आपको डर लगने लगेगा तो आपके अंदर एक भय का भाव उत्पन्न हो जाएगा। या आप चल रहे हो और अचानक से आपके सामने अगर कोई शेर आ जाए, कोई सांप आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक उसे देखकर क्या करेंगे, आप डर जाएंगे या सहम जाएंगे। तो अगर आप कोई किसी की बातें आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं और आपको वो इरिटेट कर रहा है तो आप ना चाहते हुए आपको क्या हो जाएगा, उसके ऊपर गुस्सा आएगा। तो वही चीज़ होता है कि जो भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं या जो भी चीज़ हम महसूस करते हैं और उस चीज़ को महसूस करने के बाद हमारे मन में जो भाव उठता है वही चीज़ आपका क्या होता है, रस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा है कि किसी कविता को, कहानी को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति मतलब होता है किसी चीज़ को फील करना। ठीक है, अभी हमने बोला ना कि अगर आप किसी चीज़ को देख कर सडनली आपके सामने अगर शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, उस डर का अनुभव करेंगे, डर को फील करेंगे। तो वही है कि अगर हम किसी कविता को, कहानी को सुनते हैं और उसके अंदर जो भाव रहता है, ठीक है, उसकी जो लाइन्स होती है, जब उस लाइन के सेंस को हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भाव उठ जाता है और जो भाव उठता है वही हम रस कहलाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि काव्य में रस का क्या महत्व है तो हम यही चीज़ पाएंगे कि काव्य के सौंदर्य को, यानी कि कविता की सुंदरता को और काव्य के आनंद को बढ़ाने में रस का एक बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि रस के कारण ही काव्य की सुंदरता भी बढ़ती है और काव्य में आनंद भी आता है। आप पुराने टाइम के जितने भी कविताएँ हैं आप उनको देख लीजिए और जितनी भी आधुनिक कविताएँ आप उसको देख लीजिए। पहले के टाइम की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और उनका एक सेंस भी होता है। लेकिन आज की जो कविताएं वो थोड़ी स्टोरी फॉर्म में होती हैं। ठीक है, पहले की कविताओं में एक लय भी होता था, पढ़ने में भी अच्छा लगता था। लेकिन आज की कविताएं आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप कविता नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो रस होता है वो क्या होता है, ऐसा नहीं कि उसमें उस टाइम में रस था और आज के टाइम में रस नहीं है। पहले के टाइम में भी हम कविताओं को पढ़ते थे तो हमारे मन में भाव उठते थे, आज के टाइम में भी हम कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारे मन में भाव उठते हैं। तो कुल मिलाकर हम यही चीज़ पाएंगे कि अगर हम किसी कविता को पढ़ रहे हैं या किसी कहानी को देख रहे हैं, आप सीरियल भी देखते हैं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं। अगर कहीं रोने वोने वाला सीन हो जाता है तो उसको देख के ऑटोमेटिक उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो वही चीज़ होता है कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी कहानी को सुनते हैं तो जो भी हमारे मन में भाव उठता है उसको हम क्या कहते हैं, रस की संज्ञा दे सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि रस के कितने अवयव होते हैं। तो रस के 4 अवयव होते हैं। अवयव मतलब होता है अंग। ठीक है, अवयव मतलब एक तरह से माना जाए कि एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही चीज़ देखेंगे कि रस के 4 अवयव या फिर 4 अंग होते हैं। यानी कि इन चारों चीज़ों से मिलकर क्या होता है, रस बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है ना। किसी भी एक तत्व के बिना आपका शरीर क्या हो जाएगा, 5 सेंस से मिलकर आपकी बॉडी का निर्माण हुआ है। तो वैसे ही जो रस का जो निर्माण हुआ है वो भी इन 4 अवयव या फिर इन 4 अंगों या फिर इन 4 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे कि शरीर के निर्माण में 5 तत्वों का होना आवश्यक है, एक के बिना भी निर्माण पूरा नहीं हो सकता। वैसे अगर हम रस को देखते हैं तो इन चारों तत्वों का या इन चारों अंगों का होना आवश्यक है। इनके बिना रस की जो वास्तविक परिभाषा है वो उभर कर नहीं आ पाएगी या फिर रस का जो भाव है वो या कविता का जो भाव है वो उभर कर नहीं आ पाएगा। पहला आपका आता है स्थायी भाव। ठीक है, दूसरा आपका आता है
विभाव, तीसरा आपका आता है अनुभाव, चौथा आपका आता है संचारी भाव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, स्थायी भाव क्या है या विभाव क्या है या अनुभाव क्या है। तो स्थायी भाव जो होता है वो सबसे प्रधान भाव होता है, यानी कि रस में सबसे अगर महत्ता किसी को दी जाती है तो वो स्थायी भाव को दी जाती है, क्योंकि स्थायी का मतलब होता है परमानेंट और भाव का मतलब होता है एक भावना या फीलिंग। तो यानी कि एक कविता को जब हम पढ़ते हैं तो जो एक परमानेंट जो कविता को पढ़े ना, तो एक भाव जो निरंतरता के साथ बना रहता है, ठीक है, वो मतलब आता जाता नहीं है। एक बार हम अगर किसी कविता को पढ़ें और उसमें अगर दुख का भाव है तो वो शुरू से लेकर अंत तक वही भाव रहेगा, ठीक है। तो स्थायी भाव वही होता है जो कविता के प्रारंभ से लेकर अंत तक बना रहता है, यानी कि एक समान रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। और बदलाव ना होने के कारण इसको क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं, क्योंकि स्थायी का मतलब होता है परमानेंट। यानी जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जो कविता में एक भाव मुख्य रूप से हमारे सामने आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। फिर आपका आता है दूसरा आपका आता है विभाव। विभाव मतलब होता है कि ऐसी चीज़, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपके अंदर के भाव को जगाते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति है, पदार्थ है या अन्य व्यक्ति के हृदय में अगर कोई भाव जग रहा है, ठीक है, तो जो जगता है वो भाव, जो जगाता है वो जो भाव होता है वो विभाव होता है। फिर तीसरा आपका आता है अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है तीसरा आपका आता है अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है कि आपकी वाणी से, यानी आपकी आवाज़ से या आपके अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है वो क्या होता है आपका अनुभाव। अनुभाव मतलब होता है किसी चीज़ को अनुभव करना, ठीक है, यानी आप बोलकर या अंगों के अभिनय द्वारा आप कोई अर्थ प्रकट कर रहे हैं तो इनसे क्या होता है, क्या बोलते हैं, इनसे अर्थ प्रकट होता है, वो होता है अनुभाव। और तीसरा आपका होता है चौथा आपका होता है संचारी भाव। संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी कि जो भाव आते जाते रहते हैं, ठीक है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर यही होता है कि स्थायी भाव शुरू से लेकर अंत तक एक समान रूप से बने रहते हैं, लेकिन संचारी भाव जो रहते हैं वो आते जाते रहते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं, उसी कविता को पढ़कर हंसते भी हैं, रोते भी हैं, और कुछ लोग एक कविता को पढ़ते हैं और शुरू से अंत तक वो उसी भाव में रहते हैं। तो जो एक ही भाव में रहेगा वो स्थायी भाव हो जाएगा, और अगर हम किसी का कविता को पढ़ें और उसमें भाव आते जाते रहते हैं तो वो आपका संचारी भाव हो जाता है। तो अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि रस के जो 4 अव्यय हैं या जो 4 मुख्य अंग हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो यही पे होंगे। एक आपका आएगा स्थायी भाव, दूसरा आपका आएगा विभाव, तीसरा आपका आएगा अनुभाव और चौथा आपका आएगा संचारी भाव। यानी स्थायी भाव जो परमानेंट रहता है, यानी कि कविता के प्रारंभ से लेकर अंत तक रहता है और जो प्रधान होता है, ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो 9 होती है, ठीक है। दूसरा आपका आता है विभाव यानी कि अगर जो व्यक्ति, पदार्थ या अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाता है, ठीक है, ये इनके आश्रय से क्या होता है, यानी इन्हीं की मदद से रस प्रकट होता है। यानी जो व्यक्ति या पदार्थ या अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव को जगाने का कार्य करता है, यानी आपके अंदर के भाव को जो जगाने का कार्य करता है वो होता है विभाव। तीसरा आपका आता है अनुभाव। अनुभाव मतलब कि अनुभव के द्वारा, यानी कि वाणी या अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है वो होता है आपका अनुभाव। इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, वो अनिश्चित होती है, लेकिन 8 इनकी जो संख्या होती है वो मेन होती है। जैसे मान लीजिए आप कभी अचानक से शॉक्ड हो गए, आपको पसीने आने लगे, अचानक से आपके अंदर रोमांच आ गया, या कभी कपकपाहट आ गई, तो या फिर रोने लगे, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो अनुभाव के अंतर आती हैं। और लास्ट वाला आपका आता है संचारी भाव। संचारी भाव यानी वो भाव जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अब संचरण करते रहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। कहने का मीन्स ये है कि प्रारंभ में उस लाइन को पढ़कर आपको थोड़ा सा दुख होगा, दूसरी लाइन पढ़ के आप खुश हो जाएंगे, तीसरी लाइन पढ़ के आपको डर लगने लगेगा, चौथी लाइन पढ़ के आपको आश्चर्य हो जाएगा। तो ऐसा जो भाव होता है वो होता है आपका संचारी भाव, जो स्थायी भाव से बिल्कुल चेंज होता है। इनकी जो संख्या होती है वो 33 होती है,
तो बहुत सारी इनकी संख्या होती है। तो उस संख्या से आपको मतलब नहीं है, मतलब ये है कि रस किसे कहते हैं या रस की परिभाषा क्या है और रस के कितने अव्यय हैं। तो रस की परिभाषा आप समझ गए होंगे कि रस के क्या परिभाषा है, यानी कि रस वो होता है जब हम किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में जो भाव उठता है, यानी कविता को पढ़कर या कहानी को देखकर या नाटक को समझकर हमारे मन में जो भाव उठता है वो होता है आपका रस। ठीक है, और इसके जो 4 अंग होते हैं वो होता है आपका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव।